नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और आज चर्चा का दिन होना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र था। 3 दिन तक ये हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चला। खूब सियासी तीर छोड़े गए, लेकिन इन सियासी तीर ने किसको घायल किया राजनीतिक तौर पर, यह बड़ा सवाल था। सवाल तो यह भी था विपक्ष की ओर से भी कि सत्ता में बैठी सरकार कर क्या रही है। लेकिन सरकार जो सत्ता में है, जो गठबंधन में है, उसने जवाब दिया कि हम ही तो कर रहे हैं, आपने क्या किया था। सवाल यह था कि किसानों की जो दशा सुधारने का दावा आपने किया था, क्या वो दावा धरातल पर उतरता दिखाई दिया। जवाब यह था कि जो हमने किया वो आपने किया। सवाल तो यह भी था कि क्या शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाने में कोई दिक्कत परेशानी सत्ता पक्ष को है, सच्चाई से परहेज क्यों है। जवाब था कि जितने शिक्षक भर्ती हमने की और जो भर्तियां निकाल रहे हैं, आपने निकाली क्या। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला था, हर वर्ग की बात हुई है, जनता की भलाई के दावे किए गए हैं। धरातल पर सच्चाई क्या है ये जनता जानती है, ये आप जानते हैं। लेकिन आज आपके सवालों के जवाब हम लेंगे और पूछेंगे उन पार्टियों के प्रतिनिधियों से कि क्या आपने वायदे पूरे किए अभी तक। क्या शीतकालीन सत्र में वाकई में जो सियासी गर्मी दिखाई दी सत्र में, क्या दिल से और मन से भी वो विधायक आपके मुद्दों को उठाते नजर आए। क्या व्यक्तिगत लाभ लिया गया, क्या अब चुनाव की तैयारी के साथ एक्टिव मोड में विधायक दिखाई दिए, या वाकई में हरियाणा का भला करने की ठान ली है किसी ने। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और जवाब भी लेंगे। लेकिन उससे पहले कई चीजें आपको ऐसे दिखानी जरूरी होती है सत्र की, जो आपको एक आईना दिखाएंगी उन नेताओं का। तो आज उस पर हम नजर बनाएंगे। ना पूछ मेरे सबर की इता कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। तो आपने एक झलक देख ली और शायराना अंदाज में जवाब भी दिए गए। ये तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक जवाब था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की बातें भी सुनवाएंगे। बात दोनों तरफ की होंगी, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। और इनेलो को हम भूल नहीं सकते, अभय चौटाला की भी। मुद्दे हर तरफ से उठाए गए, जोरों शोरों से उठाए गए, लेकिन कहते ना एट द एंड क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज की बड़ी जानकारी, विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है विधिवत रूप से, और 3 दिन तक चला है शीतकालीन सत्र। अनिश्चितकाल के लिए अब सेशन अगली बार होगा, और विधानसभा का जो सत्र है वो खत्म हो गया, तो विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। सत्र के समापन के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया गया। विधानसभा में कुल मिलाकर जितने भी विधेयक पारित हुए हैं उसकी जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शेयर की है मीडिया से। जनता के सामने रखे मुद्दे, पानी को साफ करने का प्रयास जारी है। हरियाणा पर कर्ज का झूठा आरोप लगाया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे ये बातें क्यों निकलकर सामने आई। विपक्ष ने कर्ज की गलत जानकारी दी है, सीधे सीधे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर सवाल दागे गए। हालांकि सवाल तो विपक्ष ने पूछना था, लेकिन एक सवाल सत्ता पक्ष भी छोड़ गया। सदन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। यह भी कहा गया कि हमने तय सीमा से भी कम कर्ज लिया और आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर गन्ने के रेट बढ़ाएंगे। यह किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। आज हम किसानों की भी बात करेंगे, आज हम बेरोजगारी के मुद्दे की बात करेंगे, आज हम उन शिक्षकों की बात करेंगे जिनको लेकर सदन में सवाल उठाए गए और उनकी भलाई की बात कही गई। तमाम बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आज की एक खास जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बहुत अहम जानकारी साझा की है। किसान लगातार गन्ने की रेट की मांग को लेकर अब कितने किसान संगठन हैं उनके पास जाने का प्रयास कर रहे थे। सवाल एक था, क्योंकि किसान नेता भी एक्टिव मोड में आकर सक्रिय होकर सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब सदन में जवाब दे रहे थे, तो उस समय उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी। एक कमेटी बनेगी बकायदा, 15 दिन में रिपोर्ट आएगी, एक्सपर्ट्स बैठेंगे, कृषि मंत्री बैठेंगे और गन्ने का रेट निर्धारित होगा। 15 दिन की बात हुई है, सुनिए मुख्यमंत्री का बयान। मैं हमारे कृषि मंत्री जी और जो गन्ने के विशेषज्ञ हैं उनको साथ जोड़ करके एक जल्दी आज एक कमेटी घोषित करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और वास्तव में अगर एट पार आया है, कुछ थोड़ा बहुत जैसे पहले हम सब्सिडी देते हैं उतनी नहीं तो कुछ सब्सिडी इसमें घोषित करके कोई एक फार्मूला बना करके और जल्दी, अभी तो एक बार घोषित कर दिया है ताकि
किसानों को पेमेंट मिलना शुरू हो जाए। अभी तक जब तक घोषित नहीं था तब तक पेमेंट भी रुकी हुई थी। अब चूंकि घोषित किया है, उसकी पेमेंट तो पिछले भाव से मिलना शुरू हो गई है। आगे अगर कोई बढ़ाने की गुंजाइश होगी तो 15 दिन बाद कमेटी रिपोर्ट देगी, हम बढ़ाएंगे। ये तो एक झलक थी सत्र की, जिसमें किसानों की एक बड़ी मांग की बात थी और किसान नेता काफी सक्रिय होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी पहले से कर चुके थे। लेकिन जवाब जो आज दिया गया है उससे कितने संतुष्ट होंगे, आने वाला वक्त बताएगा। विपक्ष क्या कहता है ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ पैनल में 4 मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, कांग्रेस से जुड़ेंगे, इनेलो से जुड़ेंगे और जेजेपी से भी जुड़ेंगे। गठबंधन सरकार क्या कर रही है ये आज हिसाब लेने का समय इसलिए हो जाता है क्योंकि शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है। कांग्रेस जो विपक्ष में बैठा है, क्या भूमिका अच्छे से कांग्रेस ने निभाई है, ये सवाल हो जाता है। इनेलो सक्रिय भूमिका अभय चौटाला निभाते हैं, सदन में आवाज उठाते हैं, तो क्या वाकई में उस तरह से उठाई गई, उनसे भी जवाब लेंगे क्योंकि जवाबदेही तो बनती है और आपके सवालों का वो जवाब होगा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे आपको ताकि आप शीतकालीन सत्र की हर झलक देख लें। पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, ये सब समझ में आएगा। तभी तो आप समझ जाएंगे कि हरियाणा के नेता सदन में क्या करते हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 3 दिन पूरे हो गए। ये तीसरा और आखिरी दिन था। हरियाणा विधानसभा के भीतर कई तस्वीरें दिखाई दी। विधायकों के सवाल थे तो सत्ता पक्ष की ओर से मंत्रियों के जवाब। पहले दिन से ही सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार दिखाई दे रहे थे। तीनों दिन विपक्ष ने सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सरकार भी पूरी तैयारी के साथ आ खड़ी हुई। पहले दिन की बात करें तो सत्र के पहले दिन सदन में खूब हंगामा देखने को मिला था। कुछ विधायकों ने सरकार की तरफ से नशा तस्करों और अपराधियों पर की जा रही कार्रवाई पर भी सरकार से खूब सवाल पूछे, जिस पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बखूबी जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में किसी को गुंडागर्दी या बदमाशी नहीं करने देंगे। बदमाश या तो बदमाशी छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति गलत है घर में और उसके घर के 10 सदस्य दूसरे हैं उस घर में रह रहे हैं, तो क्या आप उन 10 को भी साथ के साथ उजाड़ दो? दोषी कौन है और उस दोष की भागीदारी कौन बाद में बनता है, ये कानून सम्मत बात है। एक व्यक्ति अवैध तरीके से कोई अपनी कमाई करता है, उस कमाई में 10 लोगों को शामिल करता है और उसके अंदर अगर कोई उसी कमाई के कारण से उसकी संपत्ति बनती है, उस दोष के कारण से अगर वो किसी और के नाम भी कर देता है, किसी की सहभागिता भी हो जाती है, तो बराबर के दोषी होंगे। और वो संपत्ति अगर उसकी कमाई से बनी हुई है, कानून सिद्ध बात है, उसको तोड़ने में फिर 10 लोगों का और भी साथ होगा। हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। पहले दिन की कार्यवाही में जहां एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने अवैध शराब का मुद्दा खूब उठाया, तो वहीं नूंह से विधायक आफ्ताब अहमद सहित 4 विधायकों ने हरियाणा में संसद के तर्ज पर विधायकों को फंड दिए जाने की मांग रखी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कुछ बीपीएल कार्ड धारकों की तरफ से की जाने वाली धांधली का मुद्दा भी सदन के पटल पर रखा। झज्जर से कांग्रेसी विधायक गीता भुक्कल और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने टूटी सड़कों का मुद्दा भी खूब उठाया। लापरवाही का आरोप लगाया। यहां तक कि किरण चौधरी ने तो ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने की सलाह भी दे डाली। सड़क का जो ये मामला उठाया माननीय सदस्य ने, ये बहुत ही गंभीर मामला और सारे हलकों के साथ ये हाल हो रहा है कि कमीशन के साथ खाया जाता है और 2 साल, 1.5 साल, 1 साल के अंदर सारी सड़कें तहस नहस हो जाती हैं। तो आप ये जो 6 महीने में, 2 महीने में, इससे आप कोई ना कोई इस तरह से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि वो प्रावधान बनाया जाए कि जो जिसको भी दी जाती है सड़क, वो अगर ये सही तरीके से नहीं बनाता उसको ब्लैकलिस्ट करिए ताकि वो अगली बार वो सड़क ना बना पाए। और पूरे हरियाणा के अंदर ये मैसेज जाए कि जो भी ये जो ठेकेदार है उसने सही तरीके से नहीं बनाई तो उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये टूटी सड़कों का मुद्दा तो इतना गंभीर मुद्दा है, हम लोग विधानसभा के बाहर भी लगातार उठाते रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब फिरोजपुर झिरका से आगे नूंह मेवात से जब जा रहे थे तो बार बार सबसे ज्यादा उन्होंने ये कहा कि पूरे देश में मैं यात्रा कन्याकुमारी से कई राज्यों में आया हूं, जो बदहाली हमने सड़कों की यहाँ पर देखी है उसमें चलने, क्योंकि लोगों से भी मिलना, ध्यान भी रखना, टूटी हुई सड़कों की वजह से बार बार ध्यान उनका भटक रहा था, बहुत परेशानी का, और हमारे प्रदेश की बहुत ज्यादा उसमें बदनामी हुई। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी आमने सामने दिखाई दिए।
विधायक किरण चौधरी ने जब सदन में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मुद्दा उठाते हुए कहा इसके लिए पोर्टल जी का जंजाल बना हुआ है, तो उनकी बात सुनकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने यह तक कह डाला कि आजकल सब कुछ पोर्टल पर ही चल रहा है, तो फिर सरकार और मंत्रियों की क्या जरूरत है। पोर्टल की बात है, कोई सवाल आए किसी महकमे का है, पोर्टल है, पोर्टल से सरकार चल रही है, पोर्टल से सरकार चलानी है, तो मंत्री जी की क्या जरूरत है, इनकी क्या जरूरत है। पोर्टल कर देगा सब कुछ, मतलब सब कुछ पोर्टल कर देगा, सरकार भी पोर्टल चलाएगा, पोर्टल पोर्टल पोर्टल, और कभी भी कोई पोर्टल ठीक नहीं आया। भूपेंद्र हुड्डा के तंज पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया और कहा कि उन्हें दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उन्होंने भ्रष्टाचारियों की बड़ी फौज खड़ी की थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तकलीफ इतना कर दिया है कि तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि जो इनके सहारे से जो लोग एक फौज खड़ी हुई थी, जो कमीशन खाने और जो तरह तरह की दलालियां करनी, आज वो सारी खत्म हो रही है और सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वो बेरोजगार का आंकड़ा बार बार इसीलिए गिरा रही है कि लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार। जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा था कि मेरे अनुभवों से क्यों नहीं सीखते, तो इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शायराना अंदाज में पलटवार करते हुए कहा था कि आईना देखो फिर कोई बात कहो। आईना उठाया ना करो, आईना उठाओ तो पहले खुद देखा करो, वही मैं कह रहा हूँ आपको, वही मैं कह रहा हूँ, आईना खुद तो वही मैं कह रहा हूँ। आईना तो आपने उठाया, दूसरों को आईना तो और मैं उठा दूंगा आपका आईना, तो छोड़ो इस बात की। मैं हरियाणा में पंचायतों के अधिकार बहाल किए जाने की मांग को लेकर विधानसभा में दूसरे दिन भी खूब हंगामा हुआ। नए चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार दिए जाने और ई टेंडरिंग के मुद्दे पर निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली आमने सामने हो गए। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी सदन में कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास भी तोड़ था। बड़ा ऐलान कर दिया और कह दिया कि इस मामले में एक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। 15 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और इसके बाद गन्ने के दाम बढ़ाने पर फैसला भी किया जाएगा। कुल मिलाकर इस सत्र में सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति दिखाई, तो वहीं विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। दोनों तरफ से बातें कही गई, जनता के मुद्दे भी उठे और राजनीतिक मुद्दों पर भी खूब बातचीत हुई है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यही हम कह सकते हैं कि सत्र में खूब संग्राम हुआ। लेकिन इस 3 दिन के संग्राम में कौन किस पर हावी रहा, कौन किस पर भारी रहा, ये तो जनता ही बता सकती है। इसलिए चर्चा करना जरूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो ये 3 दिन का लेखा जोखा एक रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कई बार सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी, कई बार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी। ये सब 3 दिन चलता रहा। हंगामे के आसार तो लग रहे थे, कुछ जगह बहस हुई तो कहीं पर अच्छा खासा बिजनेस हुआ, यानी कि काम सदन में हुआ है। अब हम एक चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस 3 दिन के शीतकालीन सत्र में क्या क्या हुआ, किस पार्टी ने क्या किया, सत्ता पक्ष विपक्ष ने क्या भूमिका निभाई, यही तो सवाल होंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, आपकी स्क्रीन पर है। एक बार इनका परिचय मैं करवा देता हूं। बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र चौहान साहब जुड़े हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े केवल ढिंगरा साहब, ये भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता है। रंजत पंजिटा साहब इनेलो के प्रवक्ता हैं और एक युवा चेहरा है विवेक चौधरी, जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं। अब इनसे सवाल करेंगे। चौहान साहब के पास में सबसे अंत में जाऊंगा क्योंकि वो सत्ता में है, और जेजेपी के पास भी उससे पहले जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष कई बार कहता है कि हमें मौका कम मिलता है, लेकिन आज हम मौका उनको अच्छे से देंगे और इनके सवाल होंगे तो जवाब यहां पे होंगे, क्योंकि ये भी एक प्लेटफॉर्म जनता का। ढिंगरा साहब, आज बहुत अज्ञानी तौर पर मैं बैठा हूं, क्योंकि आप जनता को कई बार ज्ञान देते हैं, जनता के लिए भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ये उनको दर्शाते हैं। आज मैं जनता के सवाल लेकर आया हूं और उनके ग्राउंड लेवल के सवाल लेकर आया हूं, क्योंकि ढिंगरा साहब ये पूछना जरूरी हो जाता है कि जहां पर जनता के पैसे से सदन का भी काम चलता है, सरकार भी चलती है, ये कहने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन विपक्ष भी अपना काम बखूबी करे, ये जनता उनसे भी उम्मीद करती है। क्योंकि सत्ता में जब आप रहते हैं तो सत्ता में बिठाया जाता है, तब उम्मीद काम की होती है। जब विपक्ष में आपको बिठाया जाता है
तब भी उम्मीद होती है कि आप उनके काम करवाएंगे, सत्ता पक्ष को जरूर कहेंगे कि जनता की भलाई के लिए आप काम करें। तो ढींगरा साहब, आज पहला सवाल आपसे, इन 3 दिन के शीतकालीन सत्र के दौरान क्या कांग्रेस पार्टी ने जनता के मुद्दों को बखूबी उठाया या आरोप प्रत्यारोप तक सारी बात रह गई? नहीं, देखिए, मुद्दे बहुत उठे, लेकिन सत्र छोटा था, इसलिए मुद्दे भी उठे, लेकिन सत्र छोटा होने के कारण पूरी बातें अपनी विधायक कुछ नहीं रख पाए। जो कि अपने क्षेत्र की विधायक बातें रखना चाहते थे, वो पूरी बातें शायद सड़कें, बिजली, पानी, बहुत बड़े इस तरह के मुद्दे थे, लेकिन और भी बड़े सारे मुद्दे होते हैं जो वो नहीं रख पाए। लेकिन सत्र छोटा था, इसलिए हो गया ऐसा। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जो बहुत बड़ी मुद्दे जो इस समय जो ग्राउंड लेवल पे लोग सारे सड़कों पर हैं, वो है किसान भी सड़कों पर है, कर्मचारी भी सड़कों पर है, छोटे बिजनेसमैन भी सड़कों पर है, आंगनवाड़ी भी सड़कों पर है, डॉक्टर भी सड़कों पर है, फौजी भी सड़कों पर है। तो कई सारे जो है लोग सड़कों पर हैं। विपक्ष सड़कों पर नहीं है, ये भी आरोप लगते हैं। नहीं, सब विपक्ष सड़कों तो है ही सड़कों पे, विपक्षी तो मुद्दे उठा रहा है। विपक्ष तो भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में सड़क पर आ जाता है, देखिए, गड्ढे दिखाई देते हैं उनको। मैं आपको बताऊं, हमारा तो पूरा देश, विपक्ष जो है पूरे देश का, राहुल गांधी जी भी सड़कों पर हैं और कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर है और बाकी के सभी दल भी सड़कों पर हैं, क्योंकि सभी लोग सड़कों पर हैं। क्योंकि भाजपा की सरकार के अंदर 8.5 साल में सिर्फ कर्जा लेने की बजाय और कोई काम नहीं किया। कर्जा लिया, घी पिया और घर भाग गए, ये काम किया बीजेपी की सरकार ने। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज हमारी सरकार ने 3,11,000 करोड़ का कर्जा जो है वो सरकार ले चुकी है और आगे और बढ़ रहा है। इसलिए जो मुद्दे उठ रहे हैं, जब 2005 के अंदर हमारी सरकार आई थी, 23,000 करोड़ हरियाणा स्टेट पे कर्जा था। जब हमारी सरकार 2014 के अंदर माननीय भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की गई तो 60,000 करोड़ रुपए कर्जा था। और उसके अभी आपको मालूम है कि भूपेंद्र हुड्डा ने सदन में कितने लाख करोड़ का कर्जा बताया? एक बार आप जुबानी बताएंगे अपने। 3,11,000 करोड़ का कर्जा उन्होंने बताया और उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। तो ये बात मुख्यमंत्री ने क्यों कही कि ये नेता प्रतिपक्ष गलत तथ्य सदन में रख रहे हैं? ये देखिए, ये मैं हरियाणा विधानसभा की जो पिछली आंकड़े थे उसकी रिपोर्ट आपको 4,15,000 करोड़ का कर्ज सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है। सुन लीजिए ना, मैं दिखा रहा हूं ना, कह रहा, सुनिए बात है। 3,11,700 सुनिए, यानी कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कहेंगे, नेता प्रतिपक्ष कमल जी सुन लीजिए ना, कमल जी सुन लीजिए, बताइए। 3,11,779, ठीक है, ये 3,11,000 करोड़ 779 रुपए, मतलब कर्ज बड़ा है, मैं मान लेता हूं। सुन लीजिए, बाकी दूसरी बात और दे रहा है, ये विधानसभा के पटल के ऊपर पिछली बार का उसी की रिपोर्ट है। हाँ। और उसके अंदर आपको बताना चाह रहा हूं, इसकी फिगर भी बता देता हूं। सुन लीजिए, इसकी फिगर भी लो। स्टेट डेप्थ 2022-23 2,43,700 कर्जा बड़ा है, मैं मानता हूं। सुन लीजिए, पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट तो 42,000 करोड़। हाँ। और उसके बाद जो गारंटी लोन हरियाणा बिजली का जो है वो 26,000 करोड़। ये टोटल मिला के 3,11,000 करोड़ बनता है। 3,11,000 करोड़ जी, ठीक है। ये मैं आपको विधानसभा की फिगर दे रहा हूं। और सुनिए, ये है 2022-23 की फिगर पिछली, और इसके बाद और कर्जा बढ़ चुका है। ठीक है, इसके बाद जो बाहर इसके बाद का जो कर्जा इन्होंने लिया है, सुनिए कमल जी सुनिए, इसके बाद का जो इन्होंने कर्जा लिया है वो और बढ़ चुका है। वो उसकी रिपोर्ट अगले साल विधानसभा के सत्र में आएगी। मेरे साथ है, मैं उनसे भी ले लेता हूं एक रिएक्शन। जब कर्ज का मुद्दा आपने उठा दिया तो कर्ज के मुद्दे से हम शुरुआत आगे भी कर लेते हैं। हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता भी है, पंजेटा साहब, आप भी मानते हैं कि कर्ज अगर बढ़ाया है तो इसी सरकार में बढ़ा है, इसी सरकार ने बढ़ाया है? देखिए, पहली बात तो जब हम छोड़ के गए थे 2005 में, तो अगले फाइनेंशियल ईयर का ये कर्ज गिना रहे हैं हम। जो है जैसे कोई 5 साल की स्कीम होती है, कोई 10 साल की स्कीम होती है, हम स्टेट को रेवेन्यू सरप्लस छोड़ के गए थे। और जो अगले साल का जिसे कहते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हर साल जो है जो सरकार कर्ज लेती है, तो इन्होंने कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं ढींगरा जी, इन्होंने वो गिनवा दिया साथ में। तो कर्ज तो निश्चित तौर पे बढ़ा है। और जो कर्ज के साथ साथ देखिए, अब 2 महीने रह गए हैं, ये तो जनता के सामने आ जाएगा कि कितना कर्ज इस सरकार ने लिया है। जो भी फिगर्स दी हैं, जो असली फिगर्स होंगी
वो आ जाएंगी 2 महीने में सामने। ठीक है। तो मुद्दा कर्ज का नहीं है, मुद्दा इतना पैसा जो आप कर्ज पे लेते हो, ये जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई है। ठीक और ये खजाना जनता ने खाली तो किया नहीं, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि आप कितना बोझ, अतिरिक्त बोझ जो है सरकार इस प्रदेश की जनता पे डाल रही है। ठीक है सर। हर एक को अगर आप कर्जदार बना रहे हो तो आप कल सारे टैक्सेस जो भी लगाओगे वो जनता पे लगाओगे। एक ऐसा रिएक्शन में ले एक रहा हूं। टैक्स जी, बता दो जी, जो भी संक्षेप में टैक्स पूरा स्लैब कीजिए। बढ़ता है, ऐसा एक भी टैक्स बता दीजिए, जीएसटी के स्लैब बढ़े, कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस हो, कभी सर्विस टैक्स आया हो, कभी वैट आया हो, कभी भी किसी इंडस्ट्री पे लगाओ, वो डायरेक्टली जो है वो जनता से ही वसूला जाता है। तो ये जो इशू है ठीक है पंजेटा साहब, आपके साथ में फिर से जुड़ूंगा, आपका फोन कट हो गया। चौहान साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी नमस्कार। मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल चौहान साहब, पूरे हरियाणा जी, में आपको बिल्कुल। ऑडियो मिल रहा है। चौहान साहब, आज आप जानते हैं कि आखिरी दिन था सत्र का और आप बखूबी तथ्यों के साथ चर्चा में आते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं आज ढींगरा साहब भी अपने मोबाइल को स्क्रीन पर दिखा रहे थे और कर्ज की बात कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि तथ्य ठीक करे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, लेकिन कांग्रेस पार्टी से मानने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे कि हम आंकड़ा तो सरकारी ही दिखाते हैं, लेकिन इसमें कर्ज की जो बात आ रही है, आप कह रहे लिमिट में कर्ज लिया, तो बार बार विपक्ष मुद्दा क्यों बनाता है इसको? देखिए, जब आप तथ्यों पर रहने के लिए प्रतिबद्ध हों, जब आप सत्य कहने के लिए प्रतिबद्ध हों, तो आप अपनी चूक भी स्वीकार कर लेंगे और आप अपने आप को ठीक भी कर लेंगे। लेकिन हरियाणा का जो प्रतिपक्ष है, एक उसके पास तथ्य है नहीं, उसके पास मुद्दे हैं नहीं, और दूसरा जब वो गलत बात कहता हुआ पकड़ा जाता है तो वो अपने आप को दुरुस्त करने में कोई रुचि नहीं दिखाता। कांग्रेस हो या खासतौर पे कांग्रेस में कहूंगा, ढींगड़ा जी को एक कर्ज, हरियाणा के कर्ज का आंकड़ा कहीं से इन्होंने पढ़ लिया, वो भी कभी कभी गलत बताते हैं और इनके नेता कुछ और बताते हैं, ये कुछ और बताते हैं। ये उस आंकड़े को लेकर उस पर झूलते रहते हैं। हफ्ते में 2-3 मेरी बात के बीच में ना बोलेंगे, मैं इनकी ये रहा आंकड़ा। हफ्ते में 2-3-4 जगह डिबेट होती है, डिबेट हो रही होती है। इनका आंकड़ा दिखाते तो रोक पाएंगे क्या? जी मैं जी डिबेट बिल्कुल छोड़ दूंगा अगर ये बदतमीजी करेंगे इस तरह। अरे बदतमीज, आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखो। ढींगरा साहब, आप मेरे बारे में कोई गलत वर्ड का प्रयोग मत करो। आपके बारे में कोई शब्द मैं डिटेल नहीं, मैं पहले बता देता हूं कि ये टीवी पर आते हैं। ढींगरा साहब ये डीरेल मत वर्ड कैसे बोल सकते हैं मेरे लिए? प्लीज, ये बदतमीज आदमी, ये चर्चा डीरेल नहीं होनी चाहिए। ये जनता के मुद्दों की चर्चा 1-1 मिनट वेस्ट मत कीजिए। ये जो आदमी है जिस डिबेट में जाता है उसी में ढींगरा साहब, मैं माफी मांग लेता हूं, जनता के मुद्दों को तो उठाते रहिए। ठीक है चौहान साहब, गुजारिश है सर, प्लीज शब्दों का थोड़ा ख्याल रखिए प्लीज। आप तो बहुत शब्दों का बड़े ख्याल प्रोफेसर रखना। हैं। कमल जी, आप इनको तकीद मैंने बोल दिया सर, मैंने बोल दिया। आप मुद्दों की बात करते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से दोहरा रहा हूं, सुनिए मेरी बात। ठीक है, बोलिए। मुझे 15 सेकंड इस बात के लिए चाहिए कि मैंने ये शब्द क्यों प्रयोग किया। मैंने ये शब्द इसलिए प्रयोग किया, जिम्मेदारी के साथ किया, क्योंकि मेरे बोलना शुरू होते ही ये बीच में छलांग लगा देते। मैं इनके बीच में बोला क्या? बिल्कुल भी मैंने दखल नहीं दिया और वैसा ही मैं इनसे अपेक्षा करता हूं। अगर ये नियम तोड़ेंगे तो बदतमीजी ही मानी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बहुत विनम्रता के साथ आपको बता रहा हूं, जबान को लगाम देके बात करो। विनम्रता के साथ, बहुत विनम्रता के साथ मैं आपके बदतमीज। देखिए जरा कैसे आदमी है, जनता भी देखे ऐसे बीजेपी के प्रवक्ताओं को और जनता हिसाब करे इन लोगों का। मुझे समझ नहीं आता बदतमीजी मत करो। केवल ढींगड़ा अगर बात कहने के लिए नहीं है तो डिबेट छोड़ जाओ। आप छोड़ो डिबेट, आप लोगों को बात करने की मैंने कहीं गड़बड़ की थी क्या इनकी बातचीत में? कोई मैं बीच में बोला था क्या? आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। ढींगरा साहब सुनिए मेरी बात, मैं आपको पूरा समय दूंगा, आपको पूरा समय दूंगा सर। जो आप बात करें, आपका जो विरोध है शब्दों को लेकर, उसको भी जरूर कहिएगा, मैं आपको भी समय दूंगा। फिलहाल चौहान साहब की बातें सुन लेते, क्योंकि देखिए हम दोनों इस पर रह जाएंगे तो फिर जनता के मुद्दे नहीं उठ पाएंगे और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समय है हमारे लिए। आप भी समय निकाल कर आए। चौहान साहब अपनी बात पूरी कीजिए सर, कुछ सेकंड्स में प्लीज।
बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता केवल धिंगड़ा को हफ्ते में 3-4 दिन कर्ज का झूठा आंकड़ा उस पर लटक कर पूरी डिबेट खराब करने में आनंद आता है। सर आप अपना आंकड़ा रखिए सर, छोड़िए। दर्शकों को आपके माध्यम से हरियाणा के लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप बीच में आप भी ना बोलें कृपा करके। हरियाणा के लोगों को आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा की वर्तमान सरकार ने अपने अस्तित्व में आने से लेकर आज तक कभी भी कर्ज लेने की जो केंद्र सरकार द्वारा संसद द्वारा मर्यादा निर्धारित की गई है, जो अनुशासन निर्धारित किया गया है, उसको एक दिन, एक घंटा या एक मिनट के लिए भी नहीं तोड़ा। हमने जितना कर्ज लिया वो वित्तीय अनुशासन के में रहकर लिया, एक बात। दूसरा, जो कर्ज लिया उससे हमने अपने घर नहीं भरे, उसका हमने दुरुपयोग नहीं किया। हमारे पास कोई राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी संस्था नहीं है या हमारे ऐसे नेता नहीं है जिनके घर हमने उस कर्ज में से भरे हों। ठीक है। जो कर्ज हरियाणा के जनता के लिए, जनता के और प्रदेश के विकास के लिए लिया गया, उस कर्ज से मुझे पूरा तो करने दीजिए ना। इतना कुछ बोलने दिया आपने इनको, फिर मुझे आप टोक रहे हैं। नहीं, मैं टोक नहीं, हरियाणा के मैं कह रहा, मैं आपको पॉइंट समझ गया। तो आप समझ गए तो मेरी आवश्यकता क्या है प्रभु? मुझे मेरी बात तो पूरी करनी दे रही है। आपकी आवश्यकता पूरी करना, डिबेट का टाइम आप पूरी चला सरकार ने क्यों दी? मैं पॉइंट के और भी मुद्दे हैं सर मेरे पास, उन पर भी हम बातचीत करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं। नहीं, मैं डिबेट छोड़ सकता हूं जी, अगर आपको लगता है कि मैंने ज्यादा समय ले लिया। नहीं, मुझे मेरा पॉइंट पूरा करने दीजिए ना पहले। आप कितने सेकंड्स में पूरा करेंगे? विरोधी को समझ लिया पूरा, मेरा मुझे भी दीजिए। बताइए कितने सेकंड्स में पूरा? मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए कृपा करके। मुझे 40 सेकंड दीजिए, उसके बाद 40 सेकंड, 40 सेकंड्स अनइंटरप्टेड, 50 सेकंड बोलिए सर। हमने आज तक जो कर्ज लिया है वो मर्यादा में रहकर लिया है, और उस कर्ज का उपयोग हर हरियाणवी के विकास के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए, प्रगति की राह को प्रशस्त करने के लिए किया है। केवल धिंगड़ा कहते हैं कि कर्ज लिया और भाग गए। केवल धिंगड़ा को और सारे मित्रों को बताना चाहता हूं, हम भागे नहीं हैं, हम मोर्चे पर डटे हैं। हम उस कर्ज का इस्तेमाल, सदुपयोग प्रदेश में सड़कें बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए, गांव की गलियों को पक्का करने के लिए, गांव के जोड़ों की शक्ल सुधारने के लिए, और प्रदेश में कॉलेज, विद्यालय, यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए कर रहे हैं। कर्ज जब विकास के लिए लिया जाता है तो कर्ज का कारण नहीं होता और न होना चाहिए। अगर कर्ज लेकर विकास करने पर, अगर कर्ज लेकर विकास करने पर किसी को दर्द हो रहा है तो ये राजनीतिक मर्ज है, और इसका इलाज दीजिए। आप तो अनुशासन के नाम पर उदाहरण देते हैं, आपकी पार्टी देती है, तो अनुशासन के साथ मैं भी रहूंगा इस डिबेट में और बाकियों को भी रखूंगा, ये मेरा वायदा है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना पहला रिएक्शन दिया। आपकी मौजूदगी में दूसरे अनुशासनहीनता करें, ये मैं श्योर मैं करूंगा सर, उनसे ही बातचीत करूंगा। आप इजाजत दें। जेजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, जो टूटी सड़कों का मुद्दा वो खूब छाया रहा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन विधायकों को चिंता रही। सत्ता पक्ष के विधायक भी उसमें शामिल हैं और विपक्ष के भी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी सड़क पर उतरे तो फिर याद आया कांग्रेस के नेताओं को भी टूटी सड़कें बहुत ज्यादा हो गई हैं हरियाणा में। तो ऐसे में उन टूटी सड़कों का क्या करें? क्या जवाब है आपके पास, आपकी पार्टी के पास? आप गठबंधन में हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग किसके पास है आप जानते हैं। तो ऐसे में उन टूटी सड़कों का क्या करें? और विधायक भी परेशान हो जाते हैं, जनता पूछ कर उनसे उनको परेशान कर देती है, वो भी जवाब दे देकर थक जाते हैं कि अब बनेगी। जवाब आपका विवेक जी। कौशिक साहब, आज के दिन अगर मैं बात करूं पूरे प्रदेश की, अभी मैं डिबेट की जब शुरुआत हुई तो ढींगरा साहब को भी सुन रहा था। ढींगरा साहब ने एक लाइन का भी यूज किया, कर्जा लिया, घी पिया, घर भाग गए। ये अपने टाइम की बात कर रहे हैं। कर्जा लिया, घी पिया, जीजा जी के पास भाग गए। आज के दिन प्रदेश के हर जिले को दूसरे जिले से जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे आप देख सकते हैं, और 4 लेन रोड्स
को फोर लेन रोड्स के साथ जोड़ा गया, किस तरह से प्रदेश के एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने का काम किया गया। ये वो लोग हैं जो आज सड़क की बात कर रहे हैं, इनसे एक NH1 कंप्लीट नहीं हुआ था, जो उस टाइम पे NH1 होता था दिल्ली से अमृतसर जो जाता, एक वो रोड इनसे कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने तो हर एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने का काम किया और अच्छी तरह से जोड़ने का काम किया। अगर लिंक रोड्स की मैं बात करूं, लिंक रोड्स को भी हर एक जिले की लिंक रोड्स को जोड़ने का अच्छे से काम किया। ठीक है। और दुष्यंत जी ने पिछले विधानसभा सत्र के अंदर ही साफ कहा था कि हर एक विधानसभा के लिए, हर एक विधायक के लिए 25 करोड़ रुपए सड़कों की रिपेयर के लिए और सड़कें बनवाने के लिए मैं विवेक जी, आप मानते हैं कि हरियाणा में कोई भी सड़क टूटी हुई नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि सड़क टूटी नहीं है। तो फिर जहां टूटी हुई सड़कें जो मुद्दे उठाए जाते हैं, तो मान लीजिए इनके समय में हालात काम करना बाकी आज उससे बहुत बढ़िया हालात हैं। आज जहां टूटी हुई है उसको बनाने का भी काम किया जा रहा है, कहीं पे बन रही है, कहीं पे टेंडरिंग हो रही है, सारा काम चल रहा है। आज जो बात बार बार की जा रही है डिबेट के बीच में कौशिक साहब, कि कर्जा कर्जा कर्जा, जो चीज बारी बारी सुनने का काम किया गया, ढींगरा साहब को मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश में अगर आप बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश का GSDP उठा के देखिए 24.2% है, और आपके साथ लगता पंजाब, अभी आप छोड़ के गए हैं, 48% है, और साथ लगता राजस्थान 39.80% है। आज के दिन आप बताइए कौन ज्यादा कर्जाई है और कौन कम कर्जाई है। आज के दिन अगर हरियाणा प्रदेश में किसानों की बात आपने की, और इसके आगे मैं बेरोजगारी का मुद्दा ले आऊंगा फिर मैं। तो कुछ सवाल बार बार मन में होंगे ढींगरा साहब के, बहुत अनुशासन के साथ सुन रहे हैं चौहान साहब, विवेक जी और पंडिता साहब, ढींगरा साहब सुन रहे हैं अनुशासन के साथ, क्यों? और वो कुछ कहना चाहते हैं, बार बार वो उंगली उठा रहे हैं और मेरे को, मुझे उनकी उंगली देखनी पड़ी है, वो क्या क्यों उंगली कर रहे हैं? आज के दिन मैंने, ढींगरा साहब आप बताइए, उसके बाद में जवाब देता हरियाणा का भी बताया, राजस्थान का भी बताया, पंजाब का भी बताया, आप बताने का काम कीजिए। हरियाणा का तो 24.2 है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ विपक्ष से। आप कह रहे विपक्ष बेबुनियादी सवाल उठाता है, तो विपक्ष से पूछ लेते हैं, आपके पास मुद्दा नहीं है ढींगरा साहब कोई भी? आपके पास आंकड़े गलत होते हैं, आप कहते हैं जनता की बात करते हैं, आप जब भारत जोड़ो यात्रा में चलते तभी आपको दिखाई देता है। विवेक चौधरी जी की माता जी नैना चौटाला भी आज आवाज उठा रही थी, ये कह रहे हैं नहीं सड़कें ठीक है, इनकी माताजी नैना चौटाला जी आवाज उठा रही थी। उस मुद्दे पर आऊंगा सर, पहले सड़कों के मुद्दे वो ये कह रही थी सड़कें ठीक नहीं है, और ये कह रही थी बड़े जोर से चिल्ला रहे थे कर्जा कर्जा कर्जा, अब बताइए कौन गया कर्जा? अब इनकी बात हो रही है, कर्जे के मुद्दे से आगे बढ़ गया। राजस्थान के अंदर आपने MSP के ऊपर, पंजाब के अंदर आपने कितनी फसलें खरीदी MSP के ऊपर? आप बात कीजिए हरियाणा में कितनी खरीदी जा रही है? 89 विधायकों ने अपनी सड़कों का मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया कि हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। 89 विधायकों ने, मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी विधायकों ने यह सवाल उठाया कि हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। इस पे विवेक चौधरी जी को क्या कहना है कि उनकी माताजी भी यही बात कर रही थी। और दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री सुनिए दूसरी बात सुनिए, डिप्टी सीएम ने भी उठाया क्या? सुनिए, डिप्टी सीएम ने भी उठाया। ढींगरा साहब, डिप्टी सीएम ने सड़क का मुद्दा उठा लिया कि टूटी सड़कें। जब नैना स्पष्ट बात कीजिए, आप बताने का काम कीजिए। बीच में आपने शुरुआत में कहा टाइम कम था, फिर आंकड़ा गलत, टाइम कम था। देखिए आप वॉकआउट करके क्यों जाते हैं? टाइम दे रहे कोई इतनी बात उठाने की इच्छा है, आप उठाइए, मुझे भी बैठिए। कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ का कारोबार करने आते हैं। आप ढींगरा साहब उनके पास में जाऊंगा। ढींगरा साहब अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी सर, संक्षेप में। मैं हर मुद्दे की बात करना चाहता हूँ, एक एक करके बोलिए। विवेक जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं फिर से आऊंगा। ढींगरा साहब 40 सेकंड में आप भी अपनी बात पूरी कीजिए। चौहान साहब ने भी 40 सेकंड में अपनी बात पूरी की थी। बात तो पूरी हो गई। विवेक जी एक मिनट, विवेक जी प्लीज उठाया, विवेक जी मैं आऊंगा आपके बात रही। बोलिए बोलिए ढींगरा साहब। जो मुद्दे उठा रहे थे वो सत्ता के ऊपर ही मुद्दे उठा रहे थे। सत्ता पक्ष के विधायक सत्ता पे ही खट्टर साहब पे मुद्दे उठा रहे थे कि इन्होंने अपने टाइम के अंदर हमारे ये काम नहीं किए। पर बात करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात थी। दूसरी बात एक और थी, कूड़े का मुद्दा उठा। वहां पे एक कूड़े का मुद्दा उठा कि कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं, तो ये खुद स्पीकर साहब जो है उस बात को बंद करने में चक्कर में रह गए, क्योंकि पंचकूला के अंदर भी एक कूड़े का पहाड़ लग गया है। उनके सवाल पूछ रहा हूं जो हमें सुनिए टीवी पर देख रहे हैं, टकटकी लगाए। कमल जी सुनिए, मैं कह फैक्ट्स की बात कीजिए। कहां का आपने मुझे एक बार नाम बताइए, 10 जगह के नाम बता दीजिए जहां पर टूटी सड़कें हैं। 10 जगह
मैं बता देता हूँ, बताइए। फिरोजपुर झिरका के अंदर ठीक है। राहुल जी एंटर किए तो सड़कें टूटी हुई एक शुरू में दूसरा मिली। बताइए और दूसरी जगह का अगली बताइए। आई है गुड़गांव के अंदर सड़कें टूटी हुई, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ ना। दूसरी जगह बताइए। उसके बाद जल्दी जल्दी फरीदाबाद बताइए, के rapid अंदर fire। सुन लीजिए, फिरोजपुर झिरका हरियाणा में पड़ता है क्या? फरीदाबाद की रोड पे, उसके बाद पंचकूला की फिरोजपुर सड़कों के झिरका ऊपर हरियाणा में पड़ता खुद है देखते क्या? हैं हम, कुरुक्षेत्र की गलत बात सड़कों कर पे, रहे हैं। शाहबाद की सड़कों पे, सुन लीजिए बता रहा हूँ ना। फिरोजपुर सुनिए, झिरका हरियाणा में सोनीपत की पड़ता है सड़कों पे क्या? मैं ये सुनिए, बात पूछ रहा हूँ। विवेक जी सोनीपत पूछने का एक दीजिए, कोई बात इलाका नहीं, मैं ऐसा है, जो सड़क में गलत बोल गड्ढा रहे हैं या आप गड्ढे उनको में सही सड़क- कीजिएगा। सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी गड्ढे 40 में सेकंड। सड़क में गड्ढा, सोनीपत की किसी सड़कों के पे। साथ भेदभाव नहीं होगा समय में, मैं बता रहा हूँ। टोटल जब विधायक मुद्दा उठा रहे हैं तो बात खत्म हो जाती है ना। 89 ठीक विधायक है। सड़कों का मुद्दा उठा रहे हैं। अब उसके 89 बाद फिर सुनिए, कह रहे हैं दुष्यंत उसके मुख्यमंत्री के बाद अलावा सुनिए, डिप्टी कूड़े सीएम ने के भी पहाड़ उठाया का क्या मुद्दा? उठा, कूड़े के पहाड़ का डिप्टी मुद्दा सीएम उठा, दुष्यंत और चौटाला ने भी स्पीकर क्या साहब मुद्दा उसको उठाया सड़क रोकने का? में लग गए। कि उनकी स्पीकर टूटी साहब सड़कें उस उनके बात को विधानसभा कैसे क्षेत्र रोक की, रहे थे उन्होंने कि माना है। पंचकूला के अंदर उनकी पंडिता अपनी साहब कुछ कह रहे हैं। constituency में अब कूड़े का पहाड़ लगा पड़ा है, कूड़े का पहाड़ पंडिता साहब पंचकूला कुछ के कह अंदर रहे भी हैं, लगा पड़ा है। देखिए जो कुछ स्पीकर कहना साहब चाहता फंस है गए उनकी उसमें। बात सुन लेते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जनता भी कहेगी कि इनेलो की बात नहीं सुनी जा रही। बताइए, मुझ पर आरोप लग जाएंगे फिर। पंडिता साहब, हाँ देखिए कौशिक जी, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था जी सर, तो जी सर। आप इसको मेरा पहला ही वो मानिए। जी 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 बताइए। तो हाँ, हम कर्ज पे छोड़ के गए थे। तो देखिए भाजपा के प्रवक्ता हैं, बड़े सम्मानित हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने कभी लिमिट क्रॉस नहीं करी। तो इस देश में तमिलनाडु का एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, महाराष्ट्र का, गुजरात का, कर्नाटक का, जो कि अपना बजट सरप्लस में रखते हैं, हमेशा उनका बजट सरप्लस में रहता है और अच्छी तरह मैनेज करके रखते हैं। उनको इतना जितना आप हमारे ऊपर कर्ज है वो अलार्मिंग है, उसे मानना पड़ेगा। दूसरा, मैं जल्दी से अपने मुद्दे, हमारे जो मुद्दे हमने उठाने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे हमारे, बेरोजगारी को लेकर था, शिक्षा, जो टीचर्स की कमी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट जिनको मौका मिला विधायकों ने, उन्होंने कहा कि स्कूलों में टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की कमी है। उसके बाद जो आज मेन जो मुद्दे हर एक ने, सभी विधायकों ने कहे, वो डॉक्टर्स की हॉस्पिटल में कमी, खराब सड़कें, टूटी सड़कें और पीने के पानी की समस्या। और टीचर्स को लेके हंसाबाद कला का जजपा के विधायिका है श्रीमती नैना जी चौटाला, उन्होंने हंसाबाद कला का जब आंकड़े दिए, तब सरकार, जो एजुकेशन मिनिस्टर है गुज्जर साहब, तो जब वो खड़े होकर उन्होंने आंकड़े दिए तो वो आंकड़े उनके गलत पाए गए। और आज फिर सरकार को जैसे हर अखबारों में एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ी जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आंकड़े दिए थे लोकसभा के, जो कंक्लूड कीजिए सर इस सवाल को, लेकर को लेकर। तो आज सदन में उन्होंने कहा अगर आंकड़े ठीक नहीं हैं, ठीक है, हाउस में दिए जाते हैं तो ये हाउस के साथ मजाक है। ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। सस्पेंड कर दिया गया, खबर आ गई सर, जहां अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। कौशिक जी, खबर तो सारी दुनिया में आ गई। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हाउस में आंकड़े गलत दिए जा रहे हैं तो बाहर क्या आलम होगा। समझ सकते हैं। ये लॉ मेकर या कानून बनते हैं इधर इस हाउस के अंदर। ठीक है, चलो आपने जब जिक्र कर ही दिया है, उस दौरान क्या हुआ था, किस तरह से गलत आंकड़े पेश किए, मैं इस सवाल का जवाब मैं सत्ता पक्ष से खत्म करने दीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1 मिनट का समय लूंगा। मैं तो बयान सुनवा रहा हूं। उसके बाद गन्ने की कीमत को लेके जो शुगर फेड के चेयरमैन है, उन्होंने खुद रिकमेंडेशन दी है मुख्यमंत्री को 25 रुपए बढ़ाने की। आज 355, 362 है, पंजाब में 400 जा चुका है। तो आप इस बार जो किसानों को, जिनकी गन्ने की रेट की बात करें, मिल में गन्ना जा रहा है, उनको तो नहीं। अभी आप कमीशन गठन करोगे, मुद्दे पर आऊंगा सर, उसके बाद करके मुद्दों पर जा रहा हूं। मेरी कोशिश ये है। हाँ, आप सभी मुद्दों पे जाइए। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, 1 मिनट का समय मांगा है, आप अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए मुझे। ठीक है, बोलिए आप। उसके बाद 50 सेकंड है। अवैध शराब, बॉन्ड पॉलिसी, बुढ़ापा पेंशन, करप्शन जो घोटाले हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, जो दुबई में से इन्वेस्टमेंट आनी थी उसको लेके, गोरखपुर में जो आपका न्यूक्लियर प्लांट के लिए जमीन एक्वायर हुई थी, वहां के किसानों की जॉब के लेके, जल भराव, सेम की समस्या, किसान का कर्ज मुक्त करना, किसान को मुआवजा देना, ये सारे, ये जो शराब की पेटियां गायब होगी, 7,40,000 पेटियां गायब होगी, उसको लेकर, और जो बार बार अभी जिक्र किया कि नेशनल हाईवेज की बात की, वो NHAI है, नेशनल हाईवे सेंटर बनाता है, स्टेट नहीं। आपने कहा हर जिला जो है वो 4 लेन हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र से यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से कैथल से जींद, आज तक ये 4 लेन नहीं हुआ है। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ाऊंगा इस चर्चा को। एक बात नैना चौटाला का बयान मैं सुनवाऊंगा, आप सभी सुनिए और हमारे दर्शक भी सुनेंगे, और शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने क्या जवाब दिया था, क्या हुआ था उस दौरान, उसके बाद मैं उस सवाल का जवाब लूंगा चौहान साहब से भी। एक बार वो सुन लीजिए।
जानकारी है वो 4 है और 5 वहाँ है। नहीं, ये जो और बता रहे जहाँ हैं तक कि 2 टीचरों- हंसवा कला एक है, दूसरी हंस कला में मैं कह रही हूँ पिछले दिनों ऐसा पूरे ऐसा गांव हो। के लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, हंसावास स्कूल है, के लोग किए स्कूल को। कला नहीं है, हंसावास। हंसावास कला की हंसावास बात कर कला रहे में, हैं। हंसावास कला। मंत्री जी, सदस्य जो बता रहे हैं क्यों? कि वो खुद जाके आए हैं। मैं हर आपकी स्कूल में रिपोर्ट- गई हूँ। अगर ये रिपोर्ट सही नहीं है तो ये तो हाउस के साथ मजाक है। इसकी वीरेंद्र चौहान साहब, स्पीकर साहब को कहना पड़ गया कि हाउस के साथ ये तो मजाक है और शिक्षकों की कमी है। आप मानते कि नहीं मानते हरियाणा में? एक बात पहली बात ये कि अगर कोई आंकड़ा सदन में गलत गया तो सरकार के मंत्री ने, सदन के स्पीकर ने, जो कि संयोग से नहीं हमेशा ही सत्ता पक्ष के होते हैं, स्पीकर होने के बावजूद उनकी कोई पार्टी भी रहती ही है, किसी पार्टी से वो आते हैं, न स्पीकर साहब ने गलत को डिफेंड किया और न ही मंत्री महोदय ने ये कहा कि आंकड़े गलत नहीं हैं। अगर गलत कोई आंकड़ा उनके द्वारा रखा गया, निश्चित तौर पर नीचे से वो आंकड़े आते हैं अधिकारियों से, विभाग से, उसमें चूक को स्वीकार करते हुए सही जानकारी सदन के सामने रखी जाए। स्पीकर साहब ने भी कहा और मंत्री महोदय वैसा करेंगे। ठीक है जी। अब गलती हुई उसको स्वीकार किया विनम्रता के साथ। ठीक है। और जो उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी हैं, आप भी बता चुके हैं, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एक बात। दूसरी बात, शिक्षकों की जहां तक कमी की बात है, प्रदेश में स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हों, इसके लिए हम सत्ता में आने से शुरू करके और आज तक निरंतर प्रयास कर रहे हैं। रेगुलर भर्तियां चल रही हैं, चरणबद्ध ढंग से वो काम जारी है। परंतु रेगुलर भर्तियों में कमल जी बहुत बार कोई अदालती प्रक्रिया के कारण डिले हो जाता है और वो समय तो लगता ही है रेगुलर भर्तियों में। ठीक है। तो रेगुलर भर्ती होने की प्रक्रिया पूरी होने तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी हमने शिक्षक विद्यालयों को देने शुरू कर दिए अभी हैं। सर आपको लगता है कि इसके अलावा पर्याप्त एक टीचर्स समस्या हैं और हरियाणा थी में? प्रदेश ये में इस सवाल कि का अगर बहुत संक्षेप सारे में आप जवाब दे दे तो। विद्यार्थी बहुत कम थे। एक संक्षेप में बात, एक दीजिएगा बात। प्लीज। मैं दे ही रहा हूं, उसी पर हूं मैं। मेरा उत्तर तो देखिए उतना तो होगा ही जितना होना चाहिए। मैं कोड भाषा में नहीं बोल समय सकता। कम, मैं आपको बता रहा हूं, विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक देने के, फिर मैं मौन हो जाता हूं। प्रभु बोलिए बोलिए बोलिए। ये तो मेरे पास रास्ता है जी। हरियाणा के विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हों, इसके लिए 3 उपाय किए गए हैं। ठीक है। रेगुलर भर्तियों की प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। विद्यालयों में रेशनलाइजेशन करके जहां विद्यार्थी बहुत कम थे, एक ही परिसर में कई विद्यालय चल रहे थे, उनको मर्ज करके उपलब्धता शिक्षकों की बढ़ाने का काम हुआ है। और इसके साथ साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से शिक्षकों की भर्तियां अंतरिम पीरियड के लिए, अंतरिम कालखंड के लिए कर दी गई है। कमोबेश हरियाणा के विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार शिक्षक हो गए हैं। जहां कहीं अब भी कमी है, पॉइंट आउट होती है, उसको दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हम कौशल रोजगार निगम से पर्याप्त शिक्षक, ठीक है सर, हरियाणा के हर विद्यालय को उपलब्ध कराएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। पंजेटा साहब कुछ कहना चाहते हैं? अब समय वो आ गया है हम इस चर्चा में कि हम किसी मुद्दे को उठाएं, क्योंकि समय कम है। मैं नहीं चाहता कोई मुद्दा छूट जाए। अगर कोई भी मेहमान कोई मुद्दा उठाना चाहता है, बखूबी उठाए। और आप बीच में अगर कुछ कहना है तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उस बात को भी रखूंगा, क्योंकि हमने एक एक रिएक्शन और उसके बाद का भी रिएक्शन ले लिया है। विवेक जी, आपके पास एक छोटा सा रिएक्शन इसी मुद्दे पर, उसके बाद पंजेटा साहब आपके पास आऊंगा मैं। विवेक जी, आपकी पार्टी की विधायक उठा रही है सवाल, चौहान साहब कह रहे हैं कि जहां पर होने चाहिए वहां पर पर्याप्त हैं और कोशिश कर रहे हैं, वो मान भी रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि शिक्षकों की कमी है कि नहीं है, या फिर आप फंस गए कि नैना चौटाला ने यह सवाल क्यों पूछ लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के दिन ना सिर्फ नैना चौटाला जी ने, जो भी कमियां हैं, ये पुराने राज नहीं है कि हाँ कोई विधायक बोलेगा नहीं। अच्छा। आज के दिन सभी विधायकों ने जो भी कमियां थी, जो दिक्कत परेशानी थी, वो बताने का काम किया और उसको बखूबी रखने का भी विधानसभा के अंदर काम किया। और उसका आप ये भी देखिए
कि उसका समाधान करने का आश्वासन भी उन्हें तुरंत मिला। ठीक है। आज के दिन प्रदेश के हर एक विधायक की बात सुनी गई, पर ढींगरा जी से मैं एक बात कहूंगा, ढींगरा जी फैक्ट्स के साथ आप बोला कीजिए। 89 आपने बारी बारी 3 बार कहने का काम किया। 89 नहीं जनाब, आप फिर फैक्ट्स लेके आइए। सिर्फ पप्पू की तरह आप बोले ना जाइए, जैसे आपके तमाम नेता बोलते हैं वही नीति आप एक वरिष्ठ प्रवक्ता है और मेरे बहुत ही आदरणीय है, आपसे ये बात हम उम्मीद नहीं करते कि आप ऐसी बात करेंगे। आज के दिन जिन विधायकों ने सड़कों का मुद्दा उठाया, मेरे इनेलो के प्रवक्ता साथी अभी काफी देर सोचने के बाद 2-3 सड़कों का नाम इन्होंने लिया, और मैं आपको पंजेटा साहब बताना चाहूंगा, लाडवा से विधायक मेवा सिंह जी ने विधानसभा के अंदर बात रखी कि लाडवा जो पिपली से यमुनानगर रोड है उसको चौड़ा किया जाए। उसका साथ के साथ दुष्यंत जी ने कहा कि ऑलरेडी पाइपलाइन में है प्रोसेस, और 2 साल से जल्दी है उसको पूरा भी वो किया 2 जाएगा। साल से है। मैं बिना जानकारी के और बिना तथ्यों के नहीं बैठता। ये विधानसभा में पिछले सत्र में भी उठाया था, ये पिछले सत्र में भी उठाया था लाडवा के विधायक ने। आपने कितना आपने जोर दौड़ की लगाया, सड़क देखी है आपको कभी? 2 सड़कें मिली। एसडीएम से रिपोर्ट मांग लो। सड़कों का इसी जिक्र कर रहे हैं। वक्त रतौर की सड़क है, एसडीएम से रिपोर्ट अम्बाला से मांगो। कैथल कैसे जा रहे हैं आप? किसी भी प्रेस वाले से रिपोर्ट मांग पिछली लो। सरकारों में आप आपकी रतौर भी से सरकार निकल में नहीं सकते हो। जो काम नहीं हुआ वो वो अलग तो करके वो दिखाओ। दो बारी आज वो तो दिन पूरे पिछले प्रदेश 2 में सत्र दूसरे पहले जिले मांगी से थी। दूसरे जिले में चौहान जोड़ने साहब का कुछ कहना बहुत चाहते हैं? पहले मांगी बहुत थी। अच्छे तरीके से बिना जानकारी अच्छे के तरीके से बैठ सर चल रही थी ये जो चर्चा। बन गए उनका हम जिक्र नहीं एक करेंगे। छोटी सी बात जो जोड़ रहा हूं। नहीं बने या एक पाइपलाइन एक में मिनट, चौहान साहब आप दो कुछ वाक्य कह रहे हैं, हल्की बहुत बात इंपॉर्टेंट बात बोल कुछ आप रहे कुछ कह रहे हैं हैं, तभी बोल रहे दो हैं, वाक्य। वरना बीच केवल में चौहान शब्द साहब नहीं नहीं है। बोलते, मुझे जहां तक लगता है। चौहान साहब छोटी सी बात रखिए प्लीज, थोड़े शब्दों में प्लीज। 2 वाक्य मैं केवल ये जोड़ रहा हूं। मैं ईमानदारी से जैसे मुख्यमंत्री जी कहीं खामी होती है तो उसको स्वीकारते हैं, उसको दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, किसी ने ये नहीं कहा कि हरियाणा की सारी सड़कें चकाचक हैं। ठीक है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमने सभी विधायकों को, चाहे वो प्रतिपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के, उनको 25-25 करोड़ रुपए में अपने विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को रिपेयर कराने के लिए सिफारिश करने को कहा है। उस पर टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधायकों ने जो फीडबैक दी है, जो सिफारिशें की हैं, उस पर काम होगा। ठीक सड़कें है। निरंतर बनती रहती हैं, मौसम खराब होने पर या समय समय पर टूटती भी रहती हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने, अगर चौहान नेशनल साहब। हाईवे की बात करें तो ढींगड़ा ढींगरा जी के साहब। टाइम में रोज देश में 2 किलोमीटर बनते थे, आज 40 किलोमीटर बनते हैं। ठीक है। और स्टेट हाईवेज की स्थिति कांग्रेस के राज से बहुत बेहतर आज है। गांवों साहब की कुछ कहना सड़कें भी चाहते हैं, बेहतर पंडिता हैं। साहब कुछ जहां कहना कमी चाहते है हैं चौहान उसको साहब, वो ठीक बार-बार- करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम आप कुछ यही कहना हैं, चाहते थे, वो भी हम कहना ठीक चाहते कर रहे हैं। मैं उनसे पूछ लेता हूं। पंडिता साहब आप भी कुछ कहना चाहते हो? ढींगरा साहब, एक एक करके मैं पूछ लूं आप दोनों से। ढींगरा साहब से पूछ लूं मैं एक बार, उसके बाद फिर आप बोलिएगा। आप तथ्य पर बोलते हैं, मैं जानता हूं आपको सुनते भी लोग। देखिए ढींगरा साहब आप भी तथ्यों पर बोलिए। आप पर आरोप लगाने से सीधे जेजेपी के प्रवक्ता कि आप तथ्यों पर नहीं बोलते, बस आप बातें ही कहते हैं और हवा में होती। कमल जी, हम बात ही तथ्यों पे करते हैं। मैं आपको अभी रिपोर्ट की कॉपी दिखाऊंगा कितना कर्ज है। और दूसरी बात ये कह रहा हूं, 1,82,000 अभी जो है करीबन पद खाली पड़े हैं, और इसके ऊपर कौशल रोजगार में क्या 1,82,000 भरेंगे? और वो कच्ची भर्ती है सारी। मुख्यमंत्री ने खुद सदन के अंदर माना कि ये कच्ची भर्ती है, ये पक्की भर्ती नहीं है। अच्छा। और 5,000 की बात करी उन्होंने, 4,500-5,000 कंट्रेक्चुअल को उसके अंदर लेने का, 5,000 की भर्ती करने की बात कही है। ये मुख्यमंत्री ने कही है, मैंने नहीं कही है, सदन के अंदर। और दूसरी बात, मंत्री जी जब झूठ बोल गए तो उसके ऊपर अधिकारियों के ऊपर गाज घेर दी। मंत्री जी खुद कुछ नहीं लेंगे अपने ऊपर, खुद झूठे जब बात करके जाते हैं सदन के अंदर, तो इसका मतलब वो अधिकारियों के ऊपर सारा कुछ घेरेंगे। और दूसरी बात, जिस समय डिप्टी सेक्रेटरी एचपीएससी का पैसे लेते हुए खुद करोड़ों रुपए पकड़ा गया, तो इसका मतलब वो अधिकारी अपने आप पैसे ले रहा था, अपने आप भर्ती कर रहा था। इसका मतलब कि सरकार को पैसे जाने थे उस भर्ती की अमाउंट के, तभी तो भर्ती ली थी। इसका मतलब अधिकारियों के ऊपर घेरो और भाग जाओ। मेरे पास दूसरी बात, एक सेकंड, एक बात और रहेगी। 3 मिनट है मेरे पास। इन्होंने कहा कि हमने पैसे लिए और वो हमने सड़कों पे इस पे खर्च किए। हेमा मालिनी को 10 लाख रुपए बीजेपी की एमपी को दिए। मनोज तिवारी जो बीजेपी का, कांग्रेस का, बीजेपी का दिल्ली का प्रधान था, वो कुरुक्षेत्र में, और हेमा मालिनी आई, दोनों बीजेपी के एमपी, 10-10 लाख रुपए सरकार ने उनको क्यों दिए? क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं? क्या क्यों इनको दिए मुद्दे पे 10-10 बात लाख करनी रुपए? नहीं आती? ये 10-10 लाख रुपए इसलिए आपको समय दिया, आप ये हरियाणा के कहें लोगों का उसके बाद कि पैसा आपको था समय वो नहीं टैक्स दिया। का। ठीक इन्होंने है, उनको मुद्दे बीजेपी के मुद्दे हैं, मेरे पास एमपीओ को दिया भरपूर है मुद्दे पैसा। हैं और मुद्दे ये कुछ कह और रहे भी हैं हैं। हम मेरे पैसे पास नहीं 2 देते। मिनट रह गए, ये मुद्दे नहीं है। 2 मिनट।
और मैं आप चाहता हूं बीजेपी कि के एमपीओ जो को पैसे सरपंचों की बांटेंगे ग्रांट का 10-10 मुद्दा लाख। है और किसानों का मुद्दा है वो भी उठाऊं। प्लीज मुझे आगे बढ़ने दीजिएगा, मेरी मजबूरी है, 2 मिनट एक रह छोटा गए सा। मैं इस पर एक बार सबसे एक रिएक्शन ले लेता हूं क्योंकि 2 मिनट में एक रिएक्शन लिया जाएगा। कमल जी मेरी 1 लाख से ज्यादा। सर कमल जी मेरे को 1 दे सकते हैं लाख आप से सब? ज्यादा। जी पंजेटा साहब आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद कमल जी। सीधा चौहान साहब जल्दी कम शब्दों में सर प्लीज, मजबूरी कमल है। जी मैं कह लूं, हाँ बोलिए। कमल जी नौकरियों की बात कर रहे थे धिंगड़ा जी। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल से ज्यादा नौकरियां भारतीय जनता पार्टी और अब जज्बा के गठबंधन के साथ हमारी सरकार चल रही ठीक है। है। अभी हमारी 2 टर्म पूरी नहीं हुई, इनकी 2 टर्म से वो ज्यादा मना कर रहे हैं, सरकारी वो नौकरियां रेगुलर वो ऐसे हम हाथ हिला दे रहे हैं चुके सर, हाथ हिला रहे हैं, इनके वो समय जनता में उनको भी देगी। ठेकेदारों से शोषण करवाते थे। इनके आंकड़े भाई साहब, मैं इनकी तरह झूठा आप थोड़ी आंकड़ा हूं। दीजिए, मैंने दे दिया, चैलेंज 1 करता लाख हूं 82,000 पद खाली हैं, ये इनके आंकड़ा दे दे। शासनकाल में ठेकेदार से शोषण करवाते थे हरियाणा के हमने युवा। 1.5 लाख एक मिनट सरकारी रुक जाओ नौकरी है अपने टाइम के रुको अंदर। रुको रुको 1 लाख से सॉरी अरे रुक जाओ वो रुक मैं गए ये सर। कह रहा हूं आप बता दीजिए इनके सरकारी पद कार्यकाल कितने में दिए? ठेकेदार के हाथों शोषण होता था हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों का। हमने उसको समाप्त किया है। बीच में बोलो मत, केवल धिंगड़ा अपनी बारी में बोल लेना। ठीक है। और इनके शासनकाल में नौकरियां चौहान साहब कैसे अब मिलती मेरे को थी, जाति, मुझे आपको जिला, रोकना पड़ेगा, खर्ची, मेरी मजबूरी पर्ची के है आधार क्योंकि है ना पर पंजेटा साहब हमने भी कुछ कहना जितनी चाहते हैं। नौकरियां दी बैलेंस हैं बैलेंस चर्चा पारदर्शिता होनी के साथ चाहिए, दी। है ना। सॉरी मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, माफी के साथ। पंजेटा साहब अपनी बात पूरी कीजिए सर, 1 ही मिनट है मेरे पास। मैं छोटा छोटा रिएक्शन ग्रांट के मुद्दे पर और किसान के मुद्दे पर लेना चाहूंगा। पंजेटा साहब कम शब्दों में प्लीज। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमें स्थायी टीचर चाहिए, हमें कौशल निगम वाले नहीं चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो प्राइमरी में 38,612, सेकेंडरी एजुकेशन में 25,534, हायर एजुकेशन में 6,618, स्किल डेवलपमेंट में 7,574 ये पद खाली हैं और 59 हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। या तो उन्हें बंद कर दीजिए, यहाँ कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। उसके बाद ये रजिस्टर्ड किसमें है, ये सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आप। ये कोई कमीशन या बोर्ड या स्टैट्यूटरी साहब एक मिनट आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर और पोस्ट को आइडेंटिफाई करता है, पोस्ट आइडेंटिफाई करता है। एक मिनट कौशिक जी, 1 मिनट। NESM नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस मैनुअल जो पोस्ट आइडेंटिटी इसमें नहीं करता वो। ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेटर सीएम हाउस से अपने चहेते को माथा देके टिक्का लगाने वाली बात है। ये मैं अगर आपसे पूछ लेता हूं, ये कोई कौशल रोजगार में टीचर थोड़ी ना ग्रांट बनती के होंगे। मुद्दे पर आपसे शुरुआत कर लेता हूं, फिर छोटा छोटा 2-2 साल के लिए भर्ती हो रही है। ग्रांट का मुद्दा पक्के भरो, स्थायी भरो। सरपंचों की ग्रांट के मुद्दे पर भी बोल लेता हूं। शीतकालीन सत्र में खूब गूंजा ये मुद्दा। आपसे शुरुआत करता हूं पंजेटा साहब, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। देखिए अब जोगी राम सिंह गए, बबली जी के साथ उनका वो हुआ, बाकी विधायकों ने भी कहा कि सरपंचों को स्वतंत्रता दी जाए काम करने की। इन्होंने इसके ऊपर ई टेंडरिंग का कैप लगा दिया। सिर्फ जो स्टैंप रबर स्टैंप है, बदनामी साइन कराएंगे उसके सरपंच के और काम करेंगे अफसर। अरे क्यों करेगा वो साइन? इस पर विवेक जी करना ही नहीं चाहिए। आप उसको स्वतंत्रता दो 20 लाख तक के काम कराने की, बल्कि ज्यादा की देनी चाहिए। लेता हूं सबसे। ये पीने के पानी के लिए खराब सड़कों, ये विवेक जी खराब सड़कें, पीने का पानी नहीं है। मूलभूत पंजेटा साहब कह रहे हैं मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे। और बड़ी बात जो सरपंच है सड़क का जिक्र किया कौशिक, सरपंचों को भी आप अधिकार नहीं दे पा रहे, ये आरोप लगा रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए। आपकी ही पार्टी के विधायक सुनने का काम करेंगे तभी बता सकूंगा। ये सड़कों की बात कर रहे हैं, जीन से हिसार नहीं है, जीन से सोनीपत नहीं है, सुनने का काम करनाल नहीं है। आपकी बात में मैंने बोला, बहुत देर से सुना, झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आपने मन गढ़ंत फैक्ट्स रखने का काम किया, मैंने वो भी सुना। विवेक जी 10 से 20 सेकंड्स में अपना, आपके पास कोई आंकड़े है तो 10 से बोलो। 20 सेकंड्स में अपना जवाब पूरा कीजिए। आपने कोई सवाल लीजिए, बहुत बड़ा सवाल है, उन्हीं के पार्टी के विधायक उनसे पूछने जवाब देने दीजिए। बिना आंकड़ों के बयानबाजी करते हो, नेतागिरी करते हो या भाषणबाजी करते हो। नेशनल हाईवे को रिक्वेस्ट किया गया और दुष्यंत जी ने विधानसभा के अंदर ये बात कही कि आखिर सड़क के मुद्दे पर आगे मैं ग्रांट की बात कर रहा हूं। 2 साल पहले सरपंचों की ग्रांट की बात कर रहा हूं। अब 2 साल का काम कीजिए। 2 साल से फाइल पड़ी है वो रोड की, 2 साल से। इस सड़क के मुद्दे पर हम व्यक्तिगत तौर पर भी बात कर रहे हैं।
दुष्यंत आप तो सरकार में रहने वाले हैं, विपक्ष में रहने वाले हैं। बनाती तो हम बनाने का ग्रांट के मुद्दे पर बताइए विवेक जी, मेरी बात सुनिए आप। सरपंचों की ग्रांट के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे 10 से 20 सेकंड में? अभी आप ही कह के हटे हैं कि नेशनल हाईवे ने बनाया। नेशनल हाईवे आप एक काम करो, विवेक जी, दो अधिकारी है ना दौर में, दुष्यंत जी ने ठीक है, मैं इस चर्चा को यहीं पर विराम दे दूं। अभी वीडियोग्राफी कराओ। मैं तो चौहान साहब के पास भी जाना चाहता हूं, ढिंगरा साहब को भी कम समय दिया मैंने। सुन रहा था मैं अंतिम रिएक्शन ले रहा हूं चौहान साहब, आपका ढिंगरा साहब, आपका भी अंतिम रिएक्शन आपका। चौहान साहब, चला कभी कभी ये नशा तस्करों के प्रवक्ता बन के बस बैठते हैं। एक छोटी सी टिप्पणी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा की, अरे एक मिनट विवेक भाई कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। चौहान साहब मैं एक क्षण दे दीजिए, ठीक है, बोलिए चौहान एक क्षण रुक जाओ भाई। बिना मुद्दे के मैं केवल विवेक जी, मैं प्लीज। इस डिबेट चौहान साहब अपना अंतिम रिएक्शन। बेटा जी एक सेकंड भाई प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ जी हरियाणा के गांवों में मिलने वाली ग्रांट में कोई कमी नहीं की गई है। ठीक है, ग्रांट को लगाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम किसी को भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि। आपने शुरुआत किया था कर्जे से, मैं एक वाक्य बोल रहा हूं। हमारे शासनकाल से पहले बिजली कंपनियां, एक सेकंड रुक जाओ भाई, हमारे नहीं भाई नहीं कहा मैंने, नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब एक वाक्य, केवल एक वाक्य प्लीज, 5 सेकंड सर, 5 सेकंड चौहान साहब, रुक जाओ पंजेटा जी रुक जाओ, मैं ये एक सेकंड रुक जाओ भाई, मैंने नहीं कहा किसी को। बोलिए। जो भ्रष्ट होगा उसको ही कहेंगे, सबको नहीं कह सकते। मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारा शासन आया था उस समय हरियाणा की बिजली कंपनियां कंगाली के कगार पर थी और लैंडिंग कंपनियां, लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन उनको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं थी। आज हरियाणा की बिजली कंपनियां वे फायदे में हैं और 5500 से ज्यादा। ठीक है सर, मैं आपको पॉइंट समझ गया मैं कर्ज के मुद्दे पर। अंतिम रिएक्शन आपका ढिंगरा साहब, उसके बाद मैं चर्चा को विराम दूंगा और बाकी जो मेहमान उनसे माफी मांग सकता क्योंकि समय की कमी। ढिंगरा साहब 10 सेकंड आपके पास। 117 रुपए थे गन्ने का रेट जब 2005 में हमारी सरकार आई थी, जब हम गए थे 205 रुपए बढ़ा के गए थे, 362 रुपए अब आज की डेट में रेट है, 320 रुपए हम करके गए थे। आज इन्होंने सिर्फ 42 रुपए 8.5 साल में बढ़ाए, हमने 205 रुपए 9.5 साल में बढ़ाए। तो गन्ने के किसान तो सड़कों पे आएंगे, इन्होंने क्या बढ़ाया उसमें? 42 रुपए सिर्फ। अभी 15 दिन के बाद पता चल जाएगा सर, 15 दिन के बाद एक कमेटी बनाई है, कमेटी बनाई 450 कमेटी बनाई है, तो क्या करेगी कमेटी? बेनिफिट नहीं मिल रहा उसका। 450 रुपए किसान मांग कर रहे हैं, बढ़ा दो। अरे गन्ना गिरना शुरू हो गया, लोगों की पर्चियां आनी शुरू हो गई आप लोगों को। अरे ये नहीं मिल रहा बेनिफिट, आप यही नहीं समझ। ठीक है, मैं इस मुद्दे को यहीं छोड़ जाता हूं। और भी दिन आएंगे और चर्चा भी करेंगे। कई मुद्दे हैं सर जिन पर चर्चा हो सकती है। आज कई मुद्दों पर हमने बातचीत भी की। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक जी आपका भी धन्यवाद, पंजेटा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, तथ्यों के साथ आप भी आए, शुक्रिया आपका भी, और ढिंगरा साहब आपका धन्यवाद, आपने भी कुछ बातें कही और कुछ तथ्य आपने भी सामने रखे। सभी तथ्यों पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, एक अच्छी बात है। लेकिन आजकल प्रवक्ताओं के साथ चर्चा करना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी हो जाता है, कई बार अनुशासन की बात होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन जनता के मुद्दे होने चाहिए और आपकी बात होनी चाहिए, और ये वायदा है खबरें तक आपके मुद्दे हमेशा उठाता रहेगा। लेकिन आज सदन में शेरो शायरी भी खूब हुई। मैं इसी शेरो शायरी के साथ इस चर्चा को विराम देता हूं। एक तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा थे, और माहौल क्या था ये आप देखिए। नमस्कार। सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, मानता हूं मैं, यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। अरे चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। क्या बात कर रहे हो, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। धन्यवाद। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता, मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने की इरादा नहीं रखता। ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है। वफा की उम्मीद उन्हें होगी
तुमसे जिनकी आंखें बंद हैं। मैं तो दुनिया को दिखा रहा हूं कि तू बेवफा कहां तक है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते अपने आप हो जाएंगे। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी सिवा समुंदर से दूर निकलेगा। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा।